हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायो विद डीएन सर। मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द जीन, व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देन व्हाट आर द लेवल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज द ओपेरॉन एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्हाट इज द लैक ओपेरॉन। तो ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो आज का टॉपिक हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ जीन। तो जीन क्या है दोस्तों? देखो वहां पे एक लड़की है और उस लड़की की जो स्किन है हाथ की, उसमें से अगर हम कुछ बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनको कहते हैं टिश्यू, बराबर। अब इस टिश्यू में से एक सेल को मैं बाहर निकालता हूं। चलो टिश्यू में से मैंने सेल बाहर निकाल दी। अब सेल में क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस को भी मैं बाहर निकालता हूं, बराबर। अब न्यूक्लियस के अंदर गए हम। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद न्यूक्लियस में ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इस क्रोमोसोम में होते हैं डीएनए। क्रोमोसोम इज नथिंग बट द कॉइल्ड डीएनए। और ये जो डीएनए है, इस डीएनए को अगर हम बाहर निकालते हैं और इसके फ्रैगमेंट्स करते हैं तो इसी फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं जीन्स। और यहां पे एक जीन हम अलग दिखाते हैं। तो यहां पे जीन की डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? जीन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए विथ स्पेसिफिक फंक्शंस। यस, वेरी सिंपल। कि जीन क्या है? डीएनए पे एक छोटा सा सेगमेंट होता है और वो सेगमेंट कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, उसे बोलते हैं जीन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है दोस्तों? देखो, सपोज मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे बॉडी में इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन ब्लड की जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद उसी इंसुलिन का लेवल फिर से बॉडी में कम होता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो इंसुलिन है वो जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिस सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, उस सेल के अंदर के जो जीन्स है वो किसी वक्त स्टिमुलेट हो रहे हैं और किसी वक्त इनहिबिट हो रहे हैं। और ये जो मैकेनिज्म है इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आपका इंसुलिन हर रोज डेली प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, एंड दैट इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब ये दोस्तों, इट इज द मैकेनिज्म इन विच देयर इज अ स्टिमुलेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड इनहिबिशन ऑफ सर्टेन जीन्स, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब ये दोस्तों कि हमारे बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो हमेशा उनका फंक्शन रेगुलेट करते हैं। उनका जो फंक्शन होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और वही एक्सप्रेशन उनका रेगुलेट जब होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दोस्तों, अब लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। अब आपको सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो पता होगा। सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है? हम अगर बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त जो हमारा डीएनए होता है उस डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है, मतलब एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है। और ये एमआरएनए स्ट्रैंड बनता है न्यूक्लियस के अंदर। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए का एक जो स्ट्रैंड था उसका कॉपी बन गया एग्जैक्ट, दैट इज कॉल्ड एमआरएनए, उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो एमआरएनए बनता है दोस्तों, वो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, बराबर। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसे मिलता है आरआरएनए, टीआरएनए, एंड विथ राइबोसोम्स दैट एमआरएनए मेक पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिला के जब प्रोसेस बनती है उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो 4 लेवल से दोस्तों, पहली लेवल है
ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मतलब एमआरएनए जब बनेगा तब रेगुलेशन होगा। वहां देखा जाएगा कि इसमें कुछ डाउट है या इसमें कुछ रिपेयरिंग करना जरूरी है, दैट इज रेगुलेटरी प्रोसेस। सेकेंड स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप में जब एमआरएनए बनता है तो वो एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए नहीं होता दोस्तों, वो होता है प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। और प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए में कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, और इन इंट्रॉन्स को रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग जब होगी तब जाके बनेगा मैच्योर एमआरएनए। तो रिमूवल ऑफ स्प्लाइसिंग के लिए, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स के लिए हमारे पास एसएनआरएनपी होते हैं, एसएनआरएनपी। उसके बाद वो बनाते हैं स्प्लाइसियोसोम और उस इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और मैच्योर एमआरएनए बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें भी रेगुलेशन होता है जीन का। तीसरी जो स्टेप है रेगुलेशन की, वो है व्हेन दैट एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए moves from nucleus to the cytoplasm, this process is also regulated। यहां पे भी रेगुलेशन किया जाता है दोस्तों। और जब ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा तो बनाएगा प्रोटीन्स, तो उस वक्त भी रेगुलेट की जाएगी प्रोसेस, और उस रेगुलेशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल लेवल। मतलब लेवल्स कितने हो गए? 4। पहले ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, दूसरी मैच्योर एमआरएनए जब बनेगा तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, उस वक्त भी रेगुलेशन किया जाएगा। तीसरा, जो एमआरएनए बना है वो एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ आएगा, तब भी रेगुलेशन किया जाएगा। और फोर्थ स्टेप उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल लेवल, मतलब जब प्रोटीन बनेगा तब भी प्रोसेस रेगुलेट होगी। तो ये 4 लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसे हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। रेगुलेटरी जीन्स के भी 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस को 10 एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये जब 10 एंजाइम्स बनते हैं तो इन्हें प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स है उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। वी कॉल्ड इट हाउसकीपिंग जीन्स आल्सो। Whereas in a non-constitutive genes, these are commonly called as a smart genes or luxury genes, because इनके पास ऑन ऑफ का मैकेनिज्म होता है। मतलब ये जीन ऑन भी हो सकते हैं और ऑफ भी हो सकते हैं। जैसे इनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एक इंडक्शन वाला और दूसरा रिप्रेशन वाला। उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल, रिप्रेसिबल। ओके, मतलब देखो कि सपोज ये मेरे पास छाता है, तो जब बारिश होगी तभी मैं इसको ऑन करूंगा, और जब बारिश बंद होगी तब मैं इसको ऑफ करूंगा। मतलब ये एक क्या हो गया? स्मार्ट जीन हो गया। जब आवश्यकता है एक्सप्रेशन की तभी वो एक्सप्रेस होगा, और जब आवश्यकता नहीं है तब वो बंद होगा, उसका एक्सप्रेशन बंद होगा। तो उस प्रकार के जीन्स को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। चलो, तो अब देखते हैं व्हाट इज ओपेरॉन। तो बहुत ही सिंपल टर्म है दोस्तों। यहां पे एक डीएनए मैंने आपको दिखाया है। अब इस डीएनए पे देखो, ये 3 अलग अलग जीन्स हैं, 1 2 3। और ये जो 3 जीन्स है ये समझो साथ मिलके काम कर रहे हैं, और इनका एक क्लस्टर बन गया और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, उसको बोलते हैं ओपेरॉन। अब ये जो ओपेरॉन है ये सबसे पहले जैकब और मोनोड नाम के साइंटिस्ट ने ये जो इकोलाई बैक्टीरिया ये वाला इसमें डिस्कवर किया था, बराबर। और ये जो वर्ड है ओपेरॉन ये लिया था ओपेरा से। अब ये ओपेरा का मीनिंग क्या होता है? ओपेरा का मीनिंग होता है म्यूजिकल ड्रामा। मतलब क्या होता है कि इस ओपेरा में बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं, और वो सब मिलके एक नया म्यूजिकल ड्रामा, मतलब एक
बहुत अच्छा संगीत बनाते हैं, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही दोस्तों, हमारे डीएनए के ऊपर जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है और जिनका फंक्शन रिलेटेड है, उन क्लस्टर ऑफ जीन्स को कहते हैं ओपेरॉन। समझ में आया? ओपेरॉन, अ क्लस्टर ऑफ जीन्स with related function. We also call it is a single regulated unit. तो अब ओपेरॉन में हम देखेंगे लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन के जो कंपोनेंट्स है दोस्तों, वो क्या क्या है हम देखते हैं। ये देखो, यहां पे एक डीएनए दिखा है ई कोलाई का, और इस डीएनए के ऊपर इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहां पे PIZYAT ये दिख रहा है। तो ये क्या है? ये वही क्लस्टर ऑफ जीन्स है दोस्तों, जिसे हम ओपेरॉन कहते हैं। और ये सभी जीन्स लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए अब काम करेंगे, तो इनको हम बोलेंगे लैक ओपेरॉन। अब इसमें प्रमोटर होता है। प्रमोटर वो साइट है दोस्तों, वो जीन है, वो क्लस्टर ऑफ जीन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम बाइंड होता है। और जो ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स है, उनका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा, और तब जाके बनेंगे ये 3 एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमीज एंड ट्रांस एसिटिलेज। ओके, तो ये 3 एंजाइम बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को बाइंड होना जरूरी है। दूसरा, यहां पे रेगुलेटर भी है। रेगुलेटरी जीन्स इज डिनोटेड बाय आई, इट इज नॉट ए इंड्यूसर, इट इज कॉल्ड इनहिबिटर जीन। बिकॉज रेगुलेटरी जीन्स है, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, और रिप्रेसर एमआरएनए जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, और रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड होता है ऑपरेटर के साथ। और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड होगा, तब आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग है वो प्रिवेंट किया जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे ZYA जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो ये 3 एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और ये 3 एंजाइम्स अगर नहीं बनते हैं तो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नॉर्मल केस में ये देखो कल्चर मीडियम, इसमें इकोलाई की कॉलोनीज, ये देखो एक बैक्टीरिया दिखा है यहां पे, ये सोर्स ऑफ कार्बन और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए दोस्तों इस्तेमाल करता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, और ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। इसका मतलब अगर कल्चर मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड, तो एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी इकोलाई उसको नॉर्मली इस्तेमाल कर। हम ऐसा सोचते हैं कि ग्लूकोज अब कल्चर मीडियम में एब्सेंट है, दैट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन, और ग्लूकोज की जगह पे कल्चर मीडियम में मैंने ऐड किया लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज है, ये है डाइसैकेराइड। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। तो अगर कल्चर मीडियम में लैक्टोज होता है दोस्तों, और ग्लूकोज एब्सेंट होता है, तो होगा ये, इस लैक्टोज को यूटिलाइजेशन करने के लिए जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है वो अब एक्टिवेट होने वाले हैं। और लैक्टोज को अगर यूज करना है तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है, अब इस डाइसैकेराइड को ब्रेक करना पड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसलिए ई कोलाई को कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। उसमें एक एंजाइम होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दूसरा एंजाइम परमीएज, वो उस लैक्टोज की जो एंट्री है बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसे परमिट करेगा। और तीसरा जो एंजाइम है दोस्तों ट्रांस एसिटाइलेज, वो एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में से कुछ थायोगैलेक्टोसाइड्स को भी रिटेन करता है।
और उस थायोगैलेक्टोसाइड्स की तरफ एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करना जरूरी होता है ताकि उसको इनएक्टिव बना सके और बैक्टीरियल सेल का प्रोटेक्शन हो सके। तो ये 3 एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द अपटेक ऑफ लैक्टोज बाय दिस इकोलाई। तो अगर ये सब करना है तो इकोलाई को ओपेरॉन को एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसी ओपेरॉन को कहते हैं लैक ओपेरॉन। लैक का मतलब होता है लैक्टोज। तो अब लैक्टोज यूटिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है वो हम देखने वाले हैं लैक ओपेरॉन में। अब नॉर्मल कंडीशन में जब इंड्यूसर अब्सेंट होगा, मतलब मीडिया में लैक्टोज अब्सेंट है, बराबर, और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो लैक ओपेरॉन उस वक्त ऑफ रहेगा। अब ये ऑफ कैसे रहेगा? तो देखो दोस्तों, ये जो रेगुलेटरी जीन्स होता है, रेगुलेटरी जीन्स, ये रेगुलेटरी जीन्स रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है। रिप्रेसर एमआरएनए कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता है। ये जो रेगुलेटरी जीन्स होता है ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है, रेगुलरली एक्सप्रेस होता है। ये बनाते हैं रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन, और ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होगा जाके ऑपरेटर को कंटिन्यूअसली। और अगर ऑपरेटर को जाके बाइंड होता है ये वाला प्रोटीन, तो स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, वो स्टॉप होगा और सिस्टम ऑफ है। मतलब मीडियम में ग्लूकोज है और इकोलाई ग्लूकोज को कंटिन्यूअसली यूटिलाइज कर रहा है। देयर इज नो नीड टू ऑन this operon. It means this repressor is active and operon is off. मैंने कहा था आपसे कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का ऑन ऑफ मैकेनिज्म होता है। तो ये इंडक्शन वाला एग्जांपल है। यहां पे क्या हुआ है कि सभी जीन्स जो है आगे लैक ओपेरॉन के वो ऑफ कंडीशन में है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू स्टार्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज, बिकॉज ऑलरेडी ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट है। तो दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि अब ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज मैंने उसमें डाल दिया। अब क्या होगा दोस्तों, देखो, अब ये जो लैक्टोज है उसको हम एलो लैक्टोज भी बोलते हैं। यही लैक्टोज अब इंड्यूसर का काम करेगा। अब ये क्या होगा, जो रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया है उस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ ये इंड्यूसर जाके बाइंड होगा। अब ये बाइंड हो गया तो जो रिप्रेसर था वो हो गया इनएक्टिव, उनका कॉम्प्लेक्स बन गया रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो इंड्यूसर क्या करेगा, उस रिप्रेसर प्रोटीन को अलग रखेगा, उसको ऑपरेटर को जाने से रोकेगा। और इसका फायदा कौन लेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्रमोटर पे जाके अटैच होता है वैसे ही ZYA स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के बाद वो 3 एंजाइम्स बनेंगे जो लैक्टोज को यूटिलाइज करेंगे। ऑलरेडी ये जो लैकोपेरॉन है ये कुछ हद तक इकोलाई में ऑपरेट होता है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन में सेल में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए जो पहला वाला लैक्टोज है वो इजीली सेल के अंदर जाता है और प्रोसेस स्टार्ट करता है, मतलब लैक ओपेरॉन ऑन करता है। और अब ये 3 एंजाइम अगर बनते हैं तो जो लैक्टोज कल्चर मीडियम के अंदर है उसे इकोलाई यूटिलाइज करेगा और धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन करके एज ए सोर्स ऑफ कार्बन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी उसे इस्तेमाल करेगा। तो इस वक्त क्या होगा, देखो दोस्तों, ये जो एक्टिव रिप्रेसर था इसे इनएक्टिव किया गया। किसने इनएक्टिव किया इसको, इंड्यूसर ने। और इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज है। आप एक पॉइंट भी यहां पे नोट कर सकते हो एलो लैक्टोज इज द रियल इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरॉन। एंड फाइनली ये रिप्रेसर हो गया इनएक्टिव और हमारा लैक ओपेरॉन इकोलाई का लैक ओपेरॉन हो गया ऑन। तो समझ में आया, मैंने आपको अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था। अगर बारिश है तो ऑन रहेगी, अगर बारिश नहीं है तो ऑफ रहेगी। अगर लैक्टोज है तो लैक ओपेरॉन ऑन रहेगा, अगर लैक्टोज नहीं है ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक ओपेरॉन को ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। क्लियर? तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगा, ये कमेंट में जरूर बताइए और यहां पे हम रुकते हैं। थैंक यू सो मच।